भारतीय समाज में आज हम बात करेंगे प्रभु जाति के बारे में। यह हमारे ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम प्रथम वर्ष और तृतीय वर्ष की कक्षाओं में इसका अध्ययन करते हैं। प्रभु जाति ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण जो है उसका प्रमुख आधार, मुख्य आधार जाति प्रथा है। यहाँ विभिन्न जातियां जजमानी प्रथा द्वारा एक दूसरे से आर्थिक रूप से अंतर्निर्भर होती है। निम्न और उच्च जातियों के पारस्परिक संबंध भूस्वामी, काश्तकार, मालिक और सेवक, साहूकार, ऋण लेने वाले के रूप में पाए जाते हैं। जातियों के परस्पर संबंधों को ग्रामीण एकता या ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने के लिए प्रभु जाति की अवधारणा अर्थात डोमिनेंट कास्ट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम आज के व्याख्यान में जानने की कोशिश करेंगे। 1959 में एम श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के अध्ययन के दौरान, जो एम श्रीनिवास जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा अर्थात डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है उसको विकसित किया। इस अवधारणा का प्रयोग विभिन्न विद्वानों ने भी अपने अध्ययनों में किया है। इसके तहत गांव के राजनीतिक संगठन, अंतर्राज्यीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष तथा संबंध एवं प्रभुत्व को समझने में प्रभु जाति मदद करती है। श्यामाचरण दुबे और मजूमदार ने भी इस अवधारणा का प्रयोग करके उसकी उपादेयता का परीक्षण किया है। वस्तुतः भारत के ग्रामीण जीवन में आज जो नवीन संरचनात्मक प्रतिमान विकसित हो रहे हैं, उन्हें प्रभु जाति की अवधारणा के आधार पर सरलता से हम समझ सकते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो अवधारणाओं में से दो अवधारणाएं प्रमुख है, जिसमें हम कह सकते हैं एक तो प्रभु जाति व दूसरा ग्रामीण गुट। इन दोनों अवधारणाओं का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में अनेक विद्वानों का यह मत है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना को समुचित रूप से समझने के लिए इन समूहों की प्रकृति को भी समझना आवश्यक है, जो कि ये समूह ग्रामीण शक्ति संरचना और परंपरागत स्वरूपों में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं। प्रभु जाति व ग्रामीण गुट ऐसे दो समूह हैं। एम श्रीनिवास द्वारा रामपुरा गांव के अध्ययन के पश्चात प्रतिपादित की गई प्रभु जाति की अवधारणा को ग्रामीण सामाजिक संरचना को एक नवीन दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। इसके आधार पर जाति व्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तन का भी एक नवीन स्वरूप स्पष्ट होता है। इसके बाद अनेक ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण अंतरजातीय संबंधों, ग्रामीण नेतृत्व और इसके स्वरूपों को जो समझाया है और इस ग्रामीण सामाजिक संरचना को न केवल नवीन दृष्टिकोण से स्पष्ट किया, बल्कि इसके आधार पर जाति व्यवस्था से संबंधित जो संरचनात्मक परिवर्तन का एक नवीन स्वरूप है उसको भी स्पष्ट किया। अनेक ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने संरचनात्मक ग्रामीण समाज में संरचनात्मक जो परिवर्तन आ रहे हैं उसको प्रभु जाति की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया। प्रभु जाति की जो अवधारणा है उसके अंतर्गत ये हम मानते हैं कि जाति व्यवस्था से संबंधित संरचनात्मक परिवर्तन को एक नवीन दृष्टिकोण प्रभु जाति की अवधारणा से हम स्पष्ट थे। प्रभु जाति की अवधारणा गांव की राजनीतिक व्यवस्था, शक्ति एवं न्याय व्यवस्था एवं प्रभुत्व को समझने में भी योगदान देती है। प्रभु जाति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे प्रभावी जाति, प्रबल जाति, प्रभुता संपन्न जाति आदि इसके बारे में प्रचलित शब्द है। यह सभी शब्द ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत किसी एक ऐसे जाति समूह का बोध कराते हैं जिसने गांव में पारस्परिक संबंधों तथा ग्रामीण एकता को एक काफी सीमा तक प्रभावित कर रखा। प्रभु जाति की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एम श्रीनिवास ने बताया कि एक जाति को प्रभु जाति हम तब कह सकते हैं जब संख्यात्मक आधार पर किसी गांव या स्थानीय क्षेत्र में प्रभावशाली हो, शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जातीय संस्करण में यह प्रभु जाति सर्वोच्च जाति के रूप में हो। हिरार्की में उसका स्थान कहीं भी हो सकता है, परंतु वह स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली। इसका तात्पर्य यह निकलता है
कि किसी जाति को प्रभु जाति या प्रबल जाति केवल तभी कह सकते हैं जब उसकी सदस्य संख्या में इतने अधिक हो कि वे गांव की अन्य जातियों पर अपना प्रभुत्व रख सकते हो तथा एक प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य कर सकते हो। यदि ऐसे एक शक्तिशाली जाति समूह का स्थान संपूर्ण जाति व्यवस्था में निम्न नहीं हो सकता है तो वह सरलता से प्रबल अथवा प्रभु जाति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वास्तव में प्रभु जाति की अवधारणा को समझते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि गांव में प्रभुता का आधार क्या है। अगर प्रभुता का आधार की विशेषताएं कौन कौन सी है जिसके आधार पर हम जो है उस जाति को प्रभु जाति, इसमें जमीन जायदाद हो सकती है, राजनीतिक संपर्क हो सकते हैं, आर्थिक आधार हो सकते हैं, उसकी सामाजिक परिस्थिति हो सकती है। इस आधार पर प्रभु जाति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हम इस प्रकार से बात कर सकते हैं। प्रभु जाति में जनसंख्यात्मक रूप से जो है अधिकता होती है, अर्थात जाति का सर्वप्रथम आधार उसका प्रभु जाति होने के लिए उसकी संख्यात्मक शक्ति, अर्थात गांव में जिस जाति समूह को समर्थन प्रदान करने वाले व्यक्ति सबसे अधिक संख्या में होते हैं उसका स्वाभाविक रूप से अन्य जातियों पर प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। इलियट ने अपने अध्ययन के द्वारा प्रभु जाति के निर्धारण में जनसंख्यात्मक शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रभु जाति की राजनीतिक शक्ति उसकी संख्या के अनुसार निर्धारित होती है, अर्थात कितना उसके पास वोट बैंक है। अधिक जनसंख्या का संबंध अधिक संख्या का अनुसरण करने वालों से है तथा अनुसरण करने वालों की संख्या किसी भी राजनीतिक समूह के प्रभुत्व को निर्धारण करती है। इस प्रकार के.एल. शर्मा ने सबलपुरवा गांव का अध्ययन करके बताया कि यह यद्यपि जाट, राजपूत और ब्राह्मण तीन मुख्य जातियां हैं, परंतु इसमें जाट जाति इसलिए प्रभु जाति है क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या गांव में सबसे अधिक है। इसी जनसंख्यात्मक शक्ति के कारण जाटों को विभिन्न क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने तथा सामाजिक पद को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। प्रभु जाति जो है उसकी जाति संस्करण में उच्च स्थिति होती है। एम.एन. श्रीनिवास के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रभु जाति कहलवाने वाली जाति जो है उसके लिए आवश्यक है कि उस जाति का जातीय संस्करण में भी उच्च स्थान हो, परंतु आज कई ऐसे अध्ययन हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रभु जाति जातीय संस्करण में उच्च स्थिति होना आवश्यक नहीं है। कई गांव में जो मध्य वर्गीय जातियां हैं या जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां हैं वो संख्यात्मक आधार पर बहुत अधिक होती है और उस संख्यात्मक आधार पर ही वो प्रभु जाति के जो है रूप में जानी जाती है। परंपरागत समाज की यह धारणा प्रभु जाति कोई भी उच्च जाति हो सकती है, अब उसमें शनै शनै परिवर्तन हो रहा है। प्रभु जाति के लिए भूस्वामित्व का होना बहुत आवश्यक है। एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन में यह बताया कि किसी भी गांव अथवा क्षेत्र में केवल वही जाति समूह प्रभु जाति बन पाता है जिसके पास गांव की कृषि योग्य भूमि पे एक बड़े भाग पे उसका स्वामित्व हो। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी भूस्वामित्व जो है वो परंपरागत प्रभुता को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण एक तत्व है। के.एल. शर्मा ने भी अपने अध्ययन में ये स्पष्ट किया कि जिन गांवों में जो प्रभु जातियां पाई गई उसमें उस गांव की जो अधिकांश जो कृषि योग्य भूमि है उस भूमि पर उन जातियों का स्वामित्व रहा है। इसी प्रकार प्रशासनिक स्थिति में भी कोई कई श्रेणियों की प्रशासनिक सेवाओं को प्राप्त करने पर वो जो वहां की जो जातियां हैं वह प्रभु जाति बन जाती है, क्योंकि प्रशासनिक श्रेणी की नौकरियां प्राप्त करने के बाद व्यक्ति विशेषाधिकार संपन्न हो जाता है और उसके पास संसाधन भी अधिक आ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में उनका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव स्थापित हो जाता है। उन जातियों को जो से जुड़े हुए लोग प्रभु जाति के रूप में जाने जाते हैं। राजनीतिक प्रभुत्व भी प्रभु जाति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें हम देखते हैं कि वर्तमान की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में किसी भी वर्ग को राजनीतिक प्रभुत्व का निर्धारण उसकी सदस्य संख्या के आधार पर, उसके वोट बैंक के आधार पर होता है। किसी विशेष क्षेत्र में जाति के सदस्यों की संख्या उतनी अधिक होती है, वह सब क्षेत्र की शक्ति संरचना में उतनी ही उच्च स्थिति उस जाति की पाई जाती है, जिनके पास राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करने की शक्ति होती है। भारत के कई गांवों में, उत्तर भारत में जो है विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, उन जातियों के समीकरणों के आधार पर राजनीतिक जो
दल है वो अपने उम्मीदवारों को तय करते हैं, उसी जातीय समीकरण के आधार पर जो है वो राजनीतिक अपने वर्चस्व को स्थापित करके और जो है जनतांत्रिक संस्थाओं में पहुंचने की जो प्रक्रिया। इसी प्रकार शिक्षा भी प्रभु जाति का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। किसी भी जाति को निर्धारण करने के लिए प्रभु जाति के रूप में शिक्षा भी एक नए तत्व के रूप में निर्धारित किया जा रहा है। जिस जाति के सदस्यों ने अधिकांश आधुनिक शिक्षा प्राप्त की है या अन्य प्रकार की सरकारी नौकरियां या विशेषाधिकार प्राप्त जो है कार्य प्राप्त किए हैं, उनका अन्य जातियों पर प्रभुत्व स्थापित हो गया है। इसी प्रकार आर्थिक संपन्नता, विकास योजनाओं के लाभ, संपूर्ण गांव की एकता और न्याय के लिए जो किए जाने वाले कार्य हैं, ये सब प्रभु जाति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रभु जाति की इन विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रभु जाति के विभिन्न आधारों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। ब्रिटिश काल के पूर्व प्रभु जाति के निर्धारण का जिन आधारों पर निर्धारण होता था, ब्रिटिश काल में वे पूर्णतः परिवर्तित हो गए। इसी प्रकार जो आधार ब्रिटिश काल में हुए वह स्वतंत्र भारत में बदल गए और वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रभु जाति के कई सारे जो स्वरूप है वो अभी बदल रहे। तो स्पष्ट हम तौर पर कह सकते हैं प्रभु जाति एक स्वयं परिवर्तनशील अवधारणा है। धन्यवाद।